बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेंटरीज को स्टडी किया था, जिसको उसकी बेसिक स्टडी किया और हमने जो था वो एफओबी शिपिंग एफओबी डेस्टिनेशन देखा। इसके अलावा हमने डिफरेंट कॉस्ट फ्लो मेथड्स जो थे वो डिस्कस किए और लास्ट में हमने जो था वो फाइफो मेथड और लाइफो मेथड के थ्रू जो था कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमिन किया था अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो आज इस लेक्चर में हम रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उनको हम जो स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम एवरेज कॉस्ट मेथड को स्टडी करेंगे, जिसके थ्रू हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमिन करेंगे अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। एवरेज कॉस्ट मेथड। अब हम एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करेंगे टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। It assumes goods available for sale are homogeneous. Homogeneous का मतलब होता है similar in nature. The cost of goods available for sale is allocated on the basis of the weighted average unit cost incurred. जो cost of goods available for sale है उसकी जो allocation होगी वो weighted average unit cost के ऊपर होगी। यानी आपने जो number of units है उनको multiply करना है unit cost के साथ, उसके बाद जो total cost है उसको total number of units के ऊपर divide करेंगे तो weighted average unit cost आ जाती है। The weighted average unit cost जो it is applied to the units on hand to determine the cost of the ending inventory। और हम इस weighted average जो यूनिट कॉस्ट होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री के साथ, जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री डिटरमिन हो जाएगी। ये एग्जांपल है एवरेज कॉस्ट की। हम वही डाटा यूज कर रहे हैं जो कि हमने पहले यूज किया था। टोटल कॉस्ट जो थी वो $12,000 थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और टोटल जो यूनिट्स थे वो 1000 यूनिट्स थे। तो 12,000 को अगर हम 1000 यूनिट्स के ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज यूनिट पर कॉस्ट हो जाएगी, जो कि $12 पर यूनिट है। हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है वो 450 यूनिट्स है, तो हमने 450 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई। इसी तरह जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हमने जो था वो इस 12,000 में से जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसको लेस कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, तो हमारे पास एवरेज पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। जैसे कि इस स्टेशन में आप देख सकते हैं कि जो डाटा अवेलेबल है हमारे पास, टोटल यूनिट्स है 1000 और टोटल जो कॉस्ट है वो 12,000 यूनिट्स 12,000 है। 12,000 को हमने 1000 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 12। और हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री थी, स्टेप 1 हमने करना है। उसमें हमने जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है 450 यूनिट्स की, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट कॉस्ट के साथ, यानी जो 12 है एवरेज यूनिट कॉस्ट, और हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई वो आ गई $5,400। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो हमारे पास $12,000 है, उसमें से हमने एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर दी तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई जो कि $6,600। वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट। एक और मेथड है जिसे एलसीएम मेथड भी कहते हैं। इसके थ्रू हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को डिटरमिन करेंगे। लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू का मतलब ये है, मार्केट से मुराद ये है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी जिस कॉस्ट के ऊपर आप उस इन्वेंट्री को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो जो परचेज प्राइस होगी वो, और जो मार्केट प्राइस है यानी जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, इन दोनों में से जो लोअर होगी उसके ऊपर हम उसको इन्वेंट्री को जो फिर अपने पास राइट डाउन करेंगे। ये एक इलस्ट्रेशन है, जैसे यहाँ पे कॉस्ट लिखी है और मार्केट वैल्यू लिखी है, और लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पे जो कंसोल थे टेलीविजन सेट्स के, उसकी कॉस्ट $60,000 थी, जो कि मार्केट वैल्यू उसकी $55,000 थी। तो हमने इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जब अप्लाई किया तो हमने जो 55,000 जो कम थी उसके ऊपर हमने उसको फिर राइट डाउन कर दिया। इसी तरह जो पोर्टेबल्स थे उसमें कॉस्ट 45,000 है और मार्केट प्राइस जो है वो $52,000 है। तो हमने उसे कॉस्ट जो लोअर कॉस्ट थी 45,000, उसके ऊपर हमने उसको फिर यहाँ पे राइट डाउन किया। इसी तरह जो वीडियो इक्विपमेंट्स हैं जैसे रिकॉर्डर्स है, यहाँ पे 48,000 की कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू इसकी $45,000 है। तो लोअर ऑफ कॉस्ट में हम 45,000 के ऊपर इसको अपने पास फिर राइट डाउन करेंगे। इसी तरीके से जो मूवीज़ जैसे है 15,000 की कॉस्ट है और 14,000 उसकी मार्केट वैल्यू है। तो 14,000 जो कम है उसके ऊपर हम उसको जो है वो फिर राइट डाउन करेंगे। तो टोटल इन्वेंट्री की जो कॉस्ट आ जाएगी वो $159,000 आ जाएगी। इन्वेंट्री एरर्स इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट्स। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमसे एरर आता है इन्वेंट्री की कॉस्ट को डिटरमिन करने में तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर क्या आता है।
क्योंकि अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट में से एरर हो जाएगा तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर आएगा। वो कैसे आएगा उससे हम अभी देखते हैं कि कैसे वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो अफेक्ट होती है। बोथ बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्रीज अपीयर ऑन द इनकम स्टेटमेंट। जो बिगिनिंग है और एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं ये इनकम स्टेटमेंट में आती हैं। जैसे कि पिछले साल की जो एंडिंग है वो इस साल की ओपनिंग होती है और इस साल की जो एंडिंग है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग होती है। अगर हमसे इन्वेंट्री एरर होता है तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर आता है, क्योंकि आप ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं परचेजेस को, लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली नेट इनकम भी अफेक्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इफेक्ट होने की वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट होता है और ग्रॉस प्रॉफिट के इफेक्ट होने की वजह से फिर नेट इनकम इफेक्ट होती है। जैसे कि फार्मूला है फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसमें क्या बिगिनिंग इन्वेंट्री, सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री है प्लस उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इस फार्मूला में अगर आप इनकरेक्ट डाटा डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैसे अफेक्ट होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि बिगिनिंग इन्वेंट्री 4000 है, 4000 की जगह मैंने गलती से वहाँ पे 3000 लिख दिया और प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज जो है वो फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो 10 प्लस 3 13,000 हो गया। और एंडिंग इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल 2000 है, 13 माइनस 2 करेंगे तो 11,000 हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है, अगर हम 4000 एक्यूरेट वैल्यू डालें, 4000 प्लस 10,000 को 14,000 बनता है, माइनस एंडिंग इन्वेंट्री जो कि 2000 है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,000 आती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारी हमने जो मिस्टेक की है बिगिनिंग इन्वेंट्री में, तो उससे हमारे 1000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो अंडरस्टेट होगी। अगर अंडरस्टेट होगी तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडरस्टेट कर जाएगी। इसी तरीके से हम अगर डिफरेंट जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज है, इसमें अगर गलत डाटा डालें, इससे एंडिंग इन्वेंट्री में गलत डाटा डालें, तो हम देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे जो है वो अफेक्ट होती है। इफेक्ट्स ऑफ इन्वेंट्री एरर्स ऑन करंट ईयर्स इनकम स्टेटमेंट। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि अगर हमसे एरर हो जाता है तो कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडरस्टेट या ओवरस्टेट हो सकता है और नेट इनकम के ऊपर उसका कैसे इम्पैक्ट आता है। इन्वेंट्री एरर फॉर एग्जांपल अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो अंडरस्टेट हो जाएगा और नेट इनकम जो है वो ओवरस्टेट हो जाएगी। तो आप फार्मूला में वैल्यूज डाल के देख सकते हैं कि ये कैसे अंडरस्टेट या ओवरस्टेट हो जाता है। इसी तरह अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ओवरस्टेट हो जाएगी और नेट इनकम जो है वो अंडरस्टेट हो जाएगी, यानी अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम शो होगी। इसी तरह अगर अंडरस्टेट हो जाती है एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है वो ओवरस्टेट हो जाएगी और नेट इनकम जो है वो अंडरस्टेट हो जाएगी। इसी तरह अगर एंडिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडरस्टेट हो जाएगी और नेट इनकम जो है वो ओवरस्टेट हो जाएगी। एंडिंग इन्वेंट्री एरर बैलेंस शीट इफेक्ट्स। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री में एरर आता है तो उससे बैलेंस शीट जो है वो कैसे अफेक्ट होती है। ये इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। हमें पता है कि जो इन्वेंट्री है वो करंट एसेट्स का पोर्शन होता है और मर्चेंडाइजिंग कंपनी में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है इन्वेंट्री का। तो अगर इन्वेंट्री में एरर आता है एंडिंग इन्वेंट्री में जो कि बैलेंस शीट में शो होगी करंट एसेट्स के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या आएगा, यानी लाइबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी या एसेट्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो देखते हैं हम कि कैसे वो अंडरस्टेट या ओवरस्टेट हो जाते हैं। अगर एंडिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाती है तो एसेट्स जो है वो ओवरस्टेट कर जाएंगे और लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऑनर्स इक्विटी जो है वो ओवरस्टेट कर जाएगी। इसी तरह अगर एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो अंडरस्टेट कर जाती है तो एसेट्स जो है वो अंडरस्टेट कर जाएंगे, लाइबिलिटीज के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऑनर्स इक्विटी जो है वो अंडरस्टेट कर जाएगी। तो इस सूरत में अगर एंडिंग इन्वेंट्री में एरर आता है और वो ओवरस्टेट करती है तो उसका इम्पैक्ट जो है एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स का पार्ट होता है और करंट एसेट्स का पार्ट, तो टोटल एसेट्स जो है वो ओवरस्टेट कर जाएंगे और ऑनर्स इक्विटी जो है वो ओवरस्टेट कर जाएगी। क्योंकि जब आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करेंगे तो जब ज़्यादा एसेट्स होंगे और लाइबिलिटीज में से लेस करेंगे तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी ज़्यादा आएगी। अगर एंडिंग इन्वेंट्री कम जो है वो शो हो रही है, अंडरस्टेट है, तो फिर एसेट्स अंडरस्टेट हो जाएंगे और जब हम उसको लाइबिलिटीज में से लेस करेंगे तो ऑनर्स इक्विटी भी जो है वो अंडरस्टेट हो जाएगी। इन्वेंट्री डिस्क्लोजर्स, तो इन्वेंट्री को कैसे डिस्क्लोज किया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि बैलेंस शीट इन्वेंट्री जो है बैलेंस शीट का पार्ट है और करंट एसेट्स में आती है। तो करंट एसेट्स में हम अकाउंट रिसीवेबल्स के बाद इन्वेंट्री को लिखते हैं। इसी तरह ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है, जैसे कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज लेस एंडिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है।
और सेल्स में से फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देते हैं। इसी तरह हम इसको अकम्पनाइंग नोट्स की सूरत में भी, यानी हम नोट्स लिख सकते हैं। इसमें हम ये डिस्क्लोज कर सकते हैं कि इन्वेंट्री की जो मेजर इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन है वो क्या है। इसी तरह अकाउंटिंग बेसिस क्या है, यानी कॉस्ट या लोअर ऑफ कॉस्ट मेथड, हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर कॉस्टिंग मेथड हमारा क्या था, जैसे फाइफो लाइफो या एवरेज कॉस्ट जो है, हमने इनमें से कौन सा मेथड उसको यूज़ किया था। इन्वेंट्री टर्नओवर फार्मूला एंड कंप्यूटेशन। अब हम ये देखेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है और उसको कैसे कंप्यूट किया जा सकता है। The inventory turnover ratio measures the number of times on average the inventory is sold during the period. जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो हमें ये बताती है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में इन्वेंट्री को हमने कितनी दफ़ा बेचा है ऑन एवरेज, विच measures द लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगी तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री हाईली लिक्विड है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो होगी तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री की लिक्विडिटी है वो लो है। इट इज़ कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर। इसे हम कैसे कंप्यूट करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर। एवरेज इन्वेंट्री कैसे डिटरमिन होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर दें एंडिंग इन्वेंट्री को और डिवाइड कर दें 2 के ऊपर, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। Assume that Walmart Incorporation has a beginning inventory of $21,442, ending inventory of $21,614, and cost of goods sold for 2002 of $171,562. Its inventory turnover formula and computation is as shown below. जैसे कि inventory turnover is equal to cost of goods sold को डिवाइड कर दिया एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर। यहाँ पे हमने जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड किया है एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर। हमने दोनों इन्वेंट्री यानी ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड किया एंडिंग इन्वेंट्री में और डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर, तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर आ गई 7.97 टाइम्स। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज जो इन्वेंट्री है वो 2002 के अंदर 7.97 टाइम्स कन्वर्ट होगी सेल्स में। इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो मेथड्स इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम्स। इससे पहले हमने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को यूज किया था, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हमने इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो मेथड को स्टडी किया था, जिसमें हमने फाइफो लाइफो और एवरेज कॉस्ट मेथड देखा, और हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को डिटरमिन किया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमिन किया। ये याद रखनी है बात कि हमने जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम था उसमें हम जो है वो उसको साथ साथ रिकॉर्ड नहीं करते, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को भी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी। हम उसको पीरियड के एंड के ऊपर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को डिटरमिन करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमिन करते हैं। तो उसका तरीका यही था कि हमने उसको फॉर एग्जांपल फाइफो मेथड था या लाइफो मेथड था या एवरेज कॉस्ट मेथड था, तो हम पहले कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री डिटरमिन करते हैं और उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमिन करते हैं। अब हम जो है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज़ करेंगे और फिर हम लाइफो फाइफो एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ करेंगे और फिर हम कॉस्ट ऑफ जो एंडिंग इन्वेंट्री है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको डिटरमिन करेंगे। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जाके इसको कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि हम साथ साथ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिससे हमारे पास साथ साथ जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाती है और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी हमें शो होती रहती है। तो ये एक इलस्ट्रेशन है जिसमें हमें हमारे पास डाटा गिवन है, जैसे कि बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 100 यूनिट्स है, यूनिट कॉस्ट 10 है और टोटल कॉस्ट हमारे पास 1000 है। तो हम सेम डाटा यूज़ करें, डाटा में डिफरेंस नहीं। परचेज फिर आ गई, फर्स्ट परचेज 200 यूनिट्स की और यूनिट कॉस्ट आ गया 11 और $22 टोटल कॉस्ट। इस तरह फिर जो है वो सेकंड परचेज है 300 यूनिट्स की और यूनिट कॉस्ट है $12 और टोटल कॉस्ट आ गई $3600। इसी तरह फिर जो है वो थर्ड परचेज है, इसमें यूनिट्स हैं 400 और यूनिट कॉस्ट है $13 और टोटल कॉस्ट जो है $5200 है, और ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी $12,000। तो हम ये देखते हैं कि अब हम लाइफो फाइफो और एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ करके कैसे हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमिन करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सबसे पहले परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम फाइफो मेथड यूज़ करेंगे और कॉस्ट ऑफ जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमिन करेंगे। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्योंकि हम डिटेल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम ऐसा नहीं करते और अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को डिटरमिन करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमिन करते हैं। तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि एक टेबल जिसमें डेट है सबसे पहले, परचेजेस, फिर उसके बाद सेल्स, फिर उसके बाद बैलेंस। परचेजेस के नीचे लिखा है यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। इसका सेल्स के नीचे लिखा है यूनिट्स,
यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो बैलेंस के नीचे लिखा है यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो जनवरी फर्स्ट को हमारे पास 100 यूनिट्स थे और उसकी पर यूनिट कॉस्ट 10 थी। तो 100 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ हमारे पास 1000 टोटल कॉस्ट आ गई। अप्रैल 15 को हमने परचेज की, हमने 200 यूनिट्स परचेज किए जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 11 थी और इसकी टोटल कॉस्ट आ गई $2200। तो अप्रैल 15 को हम अब जो पहले हमारे पास बैलेंस अवेलेबल था वो दोबारा से लिखेंगे 100 और उसके पास जो यूनिट कॉस्ट थी वो 10। इसी तरह जो 200 यूनिट्स अभी हमने परचेज की वो लिखेंगे बैलेंस में और जो यूनिट कॉस्ट है वो 11 लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल करेंगे तो हमारे पास जो इन्वेंट्री टोटल कॉस्ट है इस वक्त वो $3200 है। इसी तरह अगस्त 24 को हमने 300 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ $12 पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई $3600। तो इन्वेंट्री में दोबारा से हम जाके सबसे पहले 100 यूनिट्स लिखेंगे और उसके बाद 200 यूनिट्स एट रेट 11, फिर 300 यूनिट्स लिखेंगे एट द रेट ऑफ $12। फिर इनको मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास $6800 आ गए। तो अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि परपेचुअलिटी सिस्टम में हम किसी भी वक्त बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है और उसकी कितनी कॉस्ट है। सितंबर 10 को हमने सेल की और ये सेल हमने की है तकरीबन 550 यूनिट्स। तो जो 550 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, फाइफो मेथड का मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हमने पहले परचेज की थी वो हमने पहले सेल की। तो हम जब सेल रिकॉर्ड करेंगे तो हम सबसे पहले जो यूनिट्स हमने परचेज किए होंगे वो हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 100 यूनिट्स और एट द रेट ऑफ $10 पर यूनिट। उसके बाद हमने 200 यूनिट्स लिखे एट द रेट ऑफ $11 पर यूनिट और फिर उसके बाद हमने 250 यूनिट्स लिखे एट द रेट ऑफ $12 पर यूनिट। इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई वो $6200। तो इसमें आपने याद रखना है कि हमने पर यूनिट कॉस्ट लेनी है, आपने सेलिंग प्राइस नहीं लेनी गलती से। तो इसके बाद हमारे पास 300 जो लास्ट था, 300 में से 250 लेस करें तो हमारे पास जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो आ गई 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $12 और ये इसकी जो कॉस्ट है वो 600 है। तो इसको तो अगर सितंबर 10 को हम ये बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है और हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं और उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है और उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। नवंबर 27 को हमने 4 यूनिट्स और परचेज किए एट द रेट ऑफ $13 और उसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो $5200 है। तो हमारे पास जो अवेलेबल इन्वेंट्री है नवंबर 27 को वो 50 यूनिट्स हमारे पास पहले अवेलेबल थे, 50 एट द रेट ऑफ 12 और 4 यूनिट्स अब हमने और परचेज किए तो वो हो गए 30 यूनिट्स $13 पर यूनिट। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई वो $5800। तो परपेचुअलिटी सिस्टम में आप देख सकते हैं कि हम जो है उसमें किसी भी टाइम पे बता सकते हैं कि हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री उसकी कितने यूनिट्स हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है। लाइफ यानी लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड। अब हम लाइफ मेथड यूज करेंगे और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमाइन करेंगे। जैसे डेट आ गई परचेजेस, सेल्स, बैलेंस, उसी तरह यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, सेल्स के नीचे टोटल कॉस्ट, इस तरह बैलेंस के नीचे यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। जनवरी फर्स्ट को हमारे पास जो यूनिट्स अवेलेबल है वो 100 यूनिट्स हैं और एट द रेट ऑफ $10 पर यूनिट हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई $1000। परचेज हमने किया 15 अप्रैल को 200 यूनिट्स, $11 जिसकी पर यूनिट कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट आ गई $2200। तो हमारे पास जो बैलेंस अवेलेबल है अप्रैल 15 को वो 100 यूनिट्स जो है वो हमारे पास $10 पर यूनिट के रेट के ऊपर है और $11 पर यूनिट रेट के ऊपर हमारे पास 200 यूनिट्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई एंडिंग इन्वेंट्री की $3200। अगस्त 24 को हमने अगेन परचेज किया 300 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट पर यूनिट $12 है। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट $3600। तो हमारे पास अगस्त 24 को जो इन्वेंट्री अवेलेबल है 100 यूनिट्स जो हमारे पास पहले थे $10 पर यूनिट रेट के ऊपर, फिर 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $11 पर यूनिट, फिर अब 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $12 पर यूनिट। फिर सबको 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 200 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 300 को 12 से मल्टीप्लाई किया, टोटल किया तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट आ गई इन्वेंट्री की वो आ गई $6800। अब हमने सेल की है सितंबर 10 को, तो हम कैसे सेल को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने जो टोटल सेल की है वो 550 यूनिट्स की सेल की है। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट।
जो लास्ट में हमने परचेज की सबसे पहले पहले हमने वो सेल की, उसके बाद उससे पीछे वाली, उसके पीछे वाली, तो हम लास्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखी है 300 यूनिट्स जो कि सबसे लास्ट में पड़े हुए थे, जो कि हमने $12 पर यूनिट के रेट के ऊपर हमने परचेज किया था। तो 300 एट द रेट ऑफ 12, उसके बाद जो है वो 200 आ गए एट द रेट ऑफ 11, और 50 यूनिट्स आ गए, तो 50 यूनिट जो है वो फर्स्ट परचेज में से आएंगे, तो 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $10 पर यूनिट। इन सबको मल्टीप्लाई करके जब ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 6300। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है वो 50 यूनिट्स हैं, जिसकी पर यूनिट प्राइस 10 है। तो 50 टू 10 की तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई वो 500 आ गई। नवंबर 27 को हमने परचेज किया, तो यह 4 यूनिट्स को, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट $13 है, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास $5200 आ गए। और बैलेंस जो हमारे पास आ जाएगा 50 हमारे पास पहले से पड़े थे, अवेलेबल थे, 50 एट $10 पर यूनिट के ऊपर। 4 हमने और परचेज किए तो हमारे पास $13 पर यूनिट के रेट के ऊपर, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई $57। तो नवंबर 27 को हम ये देख सकते हैं अब कि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट $57 है, और जिसमें 50 यूनिट्स जो हैं वो $10 पर यूनिट के रेट के ऊपर हैं, और 400 यूनिट्स जो हैं वो $13 पर यूनिट रेट के ऊपर है। तो इस तरीके से जो परपेचुअल सिस्टम है उसमें हम जो है वो ये देख सकते हैं किसी भी वक्त कि हमारे पास इसका जो जो इन्वेंट्री है वो कितनी अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट कितनी है। इसी तरीके से हम ये भी बता सकते हैं जैसी सेल होगी तो हम बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कितनी है। एवरेज कॉस्ट मेथड, अब लास्ट में हम एवरेज कॉस्ट मेथड जो है उसको अप्लाई करेंगे परपेचुअल सिस्टम के अंडर, और उसके थ्रू हम फिर अब कॉस्ट ऑफ जो सेल्स है और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है उसको डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे टेबल में डेट सबसे पहले लिखेंगे, फिर परचेजेस, सेल्स, और फिर बैलेंस आ जाएगा। तो इसी तरह परचेज के नीचे हम लिखा यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सेल्स के नीचे लिखा यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और बैलेंस में लिखा यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। जनवरी फर्स्ट हमारे पास जो बैलेंस अवेलेबल था वो 100 यूनिट्स थे, जिसकी यूनिट कॉस्ट 10 थी, जिसकी टोटल कॉस्ट $1000। अप्रैल 15 को हमने फर्दर परचेज किए 200 यूनिट्स, जिसमें $11 जो है वो पर यूनिट कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट वो $2200 है। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में हम ये करेंगे कि जो हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं इस वक्त 100 यूनिट्स हमारे पास इन्वेंट्री जो था वो बैलेंस पड़ा था, ओपनिंग बैलेंस 200 यूनिट्स हमने और परचेज की, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास हो गए 300। इसी तरह जो टोटल कॉस्ट है वो 1000 प्लस 2200 करें तो ये 3200 बनती है। 3200 को हम डिवाइड कर देंगे 300 यूनिट्स के ऊपर, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गई $10.667, तो 300 एट द रेट ऑफ $10.667 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, हमारे पास आ जाएंगे $3200। इसके बाद अगस्त 24 को हमने 300 यूनिट्स परचेज की, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 12 है और टोटल कॉस्ट बनती है 3600। तो इसी तरीके से अब हमारे पास जो टोटल यूनिट्स हो गए वो 300 प्लस 300 ये 600 हो गए, और टोटल कॉस्ट जो हमारे पास 6800 है। तो इसको एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 600 के ऊपर, तो हमारे पास एवरेज जो कॉस्ट पर यूनिट आ गई $11.33। इसी तरीके से सितंबर 10 को हमने अब सेल किए 550 यूनिट्स, तो हमारे पास इसका जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो $11.33 है। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 550 को मल्टीप्लाई कर देंगे $11.33 के साथ, हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और हमारे पास 600 से 550 लेस कर दें तो हमारे पास 50 यूनिट्स अवेलेबल है। तो और उसकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो 11.33 है। इस 11.33 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो कि $567 है। नवंबर 27 को हमने 4 यूनिट्स परचेज किए, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 13 थी, तो टोटल कॉस्ट होगी $5200। इसी तरीके से हम 400 को ऐड कर देंगे 50 में, तो ये टोटल यूनिट्स बन जाएंगे 450, और जो टोटल कॉस्ट है 5200 इसमें ऐड कर देंगे 567, और इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 450 यूनिट्स के ऊपर, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो 450 एट द रेट ऑफ 12.8167, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में हमने सिर्फ ये करना है कि जब भी हम कोई परचेज करेंगे तो जो हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स होंगे और हम उसको उसमें ऐड कर देंगे, और इसी तरीके से जो टोटल कॉस्ट होगी उसको फिर हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इसी तरीके से जब हम सेल करेंगे तो उसी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास अवेलेबल होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, उससे हमारे पास कॉस्ट ऑफ शेयर्स आ जाएगी।
तो जो एवरेज कॉस्ट मेथड है ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें सिर्फ आपने जो है वो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है जो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट मेथड से भी हम बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है और हमारे पास इन्वेंट्री के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है। लास्ट में हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि हमने FIFO LIFO एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ किया अंडर द परपेचुअल सिस्टम, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, वो तीनों मेथड में डिफरेंट है। FIFO यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और डिफरेंट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। इसका LIFO के अंडर भी और इसी तरह एवरेज कॉस्ट मेथड के अंडर भी। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है, अभी आपने देखा था कि ये इम्पैक्ट डालती है इनकम स्टेटमेंट के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर। तो हमने जो भी मेथड यूज़ करना हो, हम एक प्रिंसिपल ऐसे कहते हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो हमने अगर FIFO यूज़ करना है तो फिर हमने कंसिस्टेंटली एक ही मेथड यूज़ करना है। अगर हमने LIFO यूज़ करना है तो फिर हमने कंसिस्टेंटली यूज़ करना है, और एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ करना है तो फिर हमने कंसिस्टेंटली यूज़ करना है। और अगर हमने चेंज करना है तो फिर उसकी कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए, जिस रीज़न की बेस पे हम उसे चेंज कर देते हैं। तो आज के लिए यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उसको आप ज़रा गौर से देखिएगा, सुनिएगा। तो इसको फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर, और उसके बाद हम इसके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।